हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म की। तो आइए शुरू करते हैं। टेक अ क्विक लुक अराउंड योर स्कूल एंड होम एंड आइडेंटिफाई ऑल द थिंग्स दैट कम फ्रॉम फॉरेस्ट। अपने स्कूल के चारों तरफ नज़र दौड़ाइए और अपने घर की तरफ भी देखिए और उन सारी चीज़ों को देखने का प्रयास कीजिए जो हमें कहाँ से मिलती हैं, फॉरेस्ट से। फॉर एग्जाम्पल, द पेपर इन द बुक यू आर रीडिंग, डेस्क एंड टेबल्स, डोर्स एंड विंडोज, द डाइज दैट कलर योर क्लोथ, spices in your food, the cellophane wrapper of your toffee, tendu leaf in beedies, गम, हनी, कॉफी, टी एंड रबर। तो आप देखेंगे जो पुस्तक आप पढ़ रहे हैं उसके पेपर, जो डेस्क है, टेबल है, जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, ठीक है, जो आपके कपड़ों पर लगने वाली डाई है, मसाले हैं, और टॉफी को कवर करने का जो रैपर होता है, बीड़ी बनाने के लिए जो तेंदू की पत्तियां होती हैं, ठीक है, गोंद, शहद, कॉफी, चाय, रबर, ये सब आपको मिलेगा फॉरेस्ट से। डू नॉट मिस आउट द ऑयल इन चॉकलेट्स विच कम्स फ्रॉम साल सीड्स। चॉकलेट में डलने वाला ऑयल जो कहाँ से मिलता है, साल के बीजों से। द टेनिन यूज टू कन्वर्ट स्किन्स एंड हाइड्स इनटू लेदर। और टेनिन जो कि क्या करता है, खाल को लेदर में या चमड़े में चेंज करता है। और द हर्ब्स एंड रूट्स यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। और आपको पता है जो जड़ें होती हैं, ठीक है, वह किस लिए प्रयोग होती हैं, मेडिसिनल पर्पस के लिए, ठीक है। Forests also provide bamboo, wood for fuel, grass, charcoal, packaging, fruits, flower, animals, bird and many of other things. और फॉरेस्ट से आपको बाकी चीजें भी मिलती हैं जैसे यहाँ पर बताई गई हैं। In the Amazon forest or in the Western Ghat, it is possible to find as many as 500 different plant species in one forest patch. आप अमेज़न फॉरेस्ट में देखें या वेस्टर्न घाट्स में, तो आपको एक ही छोटे से पैच में, एक फॉरेस्ट के अंदर आपको 500 से भी ज्यादा प्लांट्स की प्रजातियां मिलेंगी। जैसे आपने देखा होगा ना इंडिया में वेस्टर्न घाट, तो अगर आप ये देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखता होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 500 से भी ज्यादा प्रजातियां मिल जाएंगी एक छोटे से पैच में। नेक्स्ट, a lot of this diversity is fast disappearing. Between 1700 and 1995, the period of industrialization, 13.9 million square kilometer of forest, or 9.3% of the world total area was cleared for industrial uses, cultivation, pastures and fuel wood. तो हुआ क्या, जैसे जैसे क्या हुआ, ये डाइवर्सिटी क्या हो रही थी, डिसअपियर हो रही थी, खत्म हो रही थी। क्यों? क्योंकि 1700 से 1995 के बीच में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, अर्थात औद्योगिकीकरण, ठीक है, मशीनरी आई, इंडस्ट्रियां बनी, इंडस्ट्रियों के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, तो उस दौरान 13.9 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है, ठीक है, जहां पर फॉरेस्ट था, पूरी दुनिया का लगभग 9.3%, उस सबको काट दिया गया, वहां से हटा दिया गया। किस लिए? फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस, कल्टीवेशन, पैस्चर्स और फ्यूल वुड के लिए, ठीक है, तो इंडस्ट्री के यूजेस के लिए, ठीक है। और जैसे लोगों को एग्रीकल्चर स्टार्ट करना था और चारागाह बनाने थे अपने जानवरों के लिए, और फ्यूल वुड जैसे लकड़ियां वो काटते ही हैं अपने घरों में ईंधन के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक फोटो दिखाया है साल फॉरेस्ट का छत्तीसगढ़ में। आगे है वाई डिफॉरेस्टेशन, आखिर जंगलों को क्यों काटा जा रहा है। द डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर्ड टू एज डिफॉरेस्टेशन। जब कहीं से फॉरेस्ट को क्या है, हटा दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इज नॉट अ रिसेंट प्रॉब्लम, ठीक है, ये कोई हाल ही की प्रॉब्लम नहीं है। द प्रोसेस बिगेन मैनी सेंचुरीज एगो, और ये कई सैकड़ों साल पहले से ही शुरू हो चुका है। But under colonial rule, it became more systematic and extensive. लेकिन जब से कॉलोनियल रूल क्या है, जैसे जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया, हम उनकी कॉलोनी हो गए एक तरीके से, तो उस टाइम पर ये एक सिस्टमेटिक मैनर में हुआ और बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है।
लेट अस लुक एट सम ऑफ द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। तो हम पढ़ेंगे कि भारत में ये इतना ज्यादा जंगलों का काटना क्यों हुआ। लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। In 1600, approximately one-sixth of India's land mass was under cultivation. अगर आप बात करें 1600 के टाइम पर, तो इंडिया का केवल 1/6 लैंड, नियर अबाउट 16.66, ये क्या था, इतने में ही कल्टीवेशन होता था। नाउ दैट फिगर हैज गॉन अप टू अबाउट हाफ, और अब वो कहाँ पहुंच गई है, आधे तक पहुंच गई है, 1/6 से 1/2। As population increased over the centuries and the demand for food went up, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, जनसंख्या बढ़ती चली गई, वैसे वैसे खाने की डिमांड भी बढ़ेगी। ऑब्वियस है, क्योंकि उन्हें फूड चाहिए। Peasants extended the boundaries of cultivation, clearing forest and breaking new land. तो जो किसान हैं, उन्होंने क्या किया, कल्टीवेशन के लिए जो जमीन है उनको और ज्यादा बढ़ाया, फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया, ठीक है, और अब नई नई जमीनें उन्हें दिखने लगी, किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए। इन द colonial period, cultivation expanded rapidly for a variety of reason. colonial period में जो कल्टीवेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ा, ठीक है, उसके कुछ अलग अलग कारण हैं। फर्स्ट, द ब्रिटिश डायरेक्टली एनकरेज्ड द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप। तो सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि कमर्शियल क्रॉप्स का उगाना ये चालू किया, कि ताकि उससे वो बहुत ज्यादा पैसा कमा पाए, जैसे जूट, शुगर, व्हीट एंड कॉटन, ठीक है, क्योंकि वो क्या करते थे, इस रॉ मटेरियल को यूज करके अपनी कंट्री में भेजते थे, और वहां से फाइनल प्रोडक्ट बनता था, जो वापस इंडिया में और अदर कंट्रीज में बेचा जाता था, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट होता था, ठीक है। The demand for these crops increased in 19th century Europe, where food grains were needed to feed the growing urban population. और देखिए ये सब क्यों हो रहा है, फूड क्रॉप्स क्यों चाहिए, क्योंकि जो यूरोप है वहां पर भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उन्हें भी नीड है। दूसरी तरफ ये जो कॉटन जैसी चीजें उगाई जा रही हैं अदर, ठीक है, वो क्या काम करती हैं, एज अ रॉ मटेरियल। जो इंडस्ट्री के लिए आपको चीजें चाहिए, वहां रॉ मटेरियल का वर्क करती है। जैसे कि आपको कॉटन की शर्ट बनानी है, तो पहले आपको क्या है, कॉटन की जब खेती होगी उसी के बाद तो इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल वो पहुंचेगा, और तब उससे बनेंगे कॉटन के कपड़े, ठीक है। सेकेंड रीजन क्या था, इन द अर्ली 19th century द colonial state thought that forests were unproductive. इन लोगों को क्या लगता था कि जो फॉरेस्ट है वो अनप्रोडक्टिव होते हैं, फॉरेस्ट से हमें तो कुछ नहीं मिलता। दे वर कंसीडर्ड टू बी wilderness that had to be brought under cultivation so that the land could yield agriculture products and revenue. तो वो चाहते थे कि हम क्या करें, इस पर कल्टीवेशन करें, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो बढ़ेंगे, और हमें ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, एंड एनहेंस द इनकम ऑफ द स्टेट, और इससे स्टेट की इनकम भी बढ़ेगी। जैसे आपने क्लास 8 में अलग अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी पढ़े होंगे, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, है ना, परमानेंट सेटलमेंट जैसे। So between 1880 and 1920, the cultivated area rose by 6.7 million hectares. तो 1880 से 1920 कल्टीवेटेड एरिया और ज्यादा बढ़ा, और कितना बढ़ा, 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स। Next, we always see the expansion of cultivation as a sign of progress. हमें ऐसा लगता है कि अगर कल्टीवेशन का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, कि खेती की भूमि बढ़ रही है, तो ये एक साइन है किसका, प्रोग्रेस का, कि हम आगे ग्रो कर रहे हैं। बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट फॉर लैंड टू बी ब्रॉट अंडर द प्लो, फॉरेस्ट हैव टू बी क्लियर्ड। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि अगर हम खेती बढ़ा रहे हैं, तो क्या हम इसके लिए जंगल नहीं काट रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज बढ़ रही है तो उसकी वजह से दूसरी चीज घट भी तो रही है, जिसका एनवायरनमेंट पर एक असर पड़ेगा। आगे देखिए, स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स। तो यहाँ पर बात हो रही है जो स्लीपर्स ट्रेन के लिए जो यूज होता है ना, ठीक है, जिससे रेलवे ट्रैक पर जिन्हें बिछाया जाता है, जिससे ट्रैक की पोजीशन को क्या किया जा सके, एक ही जगह पर स्टेबल रखा जा सके, ठीक है। आपने देखा होगा जो पटरियां होती हैं, वहां पर नीचे आपने देखा होगा स्लीपर्स लगे होते हैं पटरियों के नीचे।
By the early 19th century, oak forests in England were disappearing. 19th सेंचुरी में ओक के जो फॉरेस्ट है वो इंग्लैंड से क्या हो रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। क्यों? दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई फॉर द रॉयल नेवी। ठीक है, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि जो रॉयल नेवी के लिए जो शिप बनता है उसके लिए जो टिम्बर चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। हाउ कुड इंग्लिश शिप्स बी बिल्ट विदाउट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टिम्बर? और उनके लिए शिप कैसे बनाए जाएंगे अगर वहां पर ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग टिम्बर ना हो? टिम्बर मतलब जैसे इमारती लकड़ी, या जिसे आप कह सकते हो मजबूत लकड़ी, जो फर्नीचर बनाने में यूज होता है और हैवी चीजों में। क्लियर? हाउ कुड इंपीरियल पावर बी प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन विदाउट शिप्स? और वो अपनी पावर को कैसे मेंटेन रखेंगे, अपने सारे एरियाज को, कॉलोनीज को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अगर उनके पास शिप नहीं है? By the 1820s, search parties were sent to explore the forest resource of India. तो ऐसे में उन्होंने क्या किया कि अपने कुछ लोगों को भेजा इंडिया में ये देखने के लिए कि इंडिया से हमें कितना टिम्बर मिल सकता है, ये शिप्स बनाने के लिए और रेलवे के स्लीपर्स के लिए। Within a decade, trees were being felled on a massive scale and vast quantity of timber were being exported from India. और हुआ क्या, जब वो यहाँ आए उन्होंने देखा इंडिया में तो बहुत अच्छा टिम्बर है, तो उन्होंने यहाँ से जो वो पेड़ थे उन्हें काटा और देन क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया अपनी कंट्री में। ठीक है, the spread of railways from 1850s created a new demand. Railways were essential for colonial trade and for the movement of imperial troops. तो आपको पता है 1850 के बाद रेलवे बढ़ा और इसके साथ साथ जो लकड़ी है उसकी और ज्यादा डिमांड हुई। क्यों? क्योंकि ट्रेन ट्रैक के लिए स्लीपर्स चाहिए थे और रेलवे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कॉलोनियल ट्रेड के लिए। क्यों? क्योंकि रेलवे ट्रैक यहाँ पर बिछाया जाना था और एक जगह से पूरे इंडिया में दूर दूर तक ट्रेड किया जा सकता था। और साथ में ये फायदा भी होता था कि ब्रिटिशर्स को कभी अपनी आर्मी कहीं भेजनी हो, कुछ भेजना हो, तो इससे इजी हो जाता था। To run locomotives, wood was needed as a fuel, and to lay railway lines slipper were essential to hold the tracks together. तो उन्हें देखो, वुड की जरूरत किस लिए थी? एक तो फ्यूल के लिए भी, ठीक है, कोयला चाहिए आपको, और दूसरी तरफ स्लीपर्स की भी नीड है। Each mile of railway track required between 1760 and 2000 slippers. तो एक मील ट्रैक के लिए, रेलवे ट्रैक के लिए लगभग 2000 तक स्लीपर की नीड होती थी। ठीक है, फ्रॉम द 1860 द रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड रैपिडली। और 1860 के बाद रेलवे जो नेटवर्क है वो बहुत तेजी से बढ़ा। बाय 1890 अबाउट 25,500 किलोमीटर ऑफ ट्रैक हैड बीन लेड। और 1819 तक लगभग इतना ट्रैक बिछा दिया गया। और 1946 तक आते आते लगभग आजादी से पहले का जो साल था, 65,000 किलोमीटर तक ये बढ़ चुका था ट्रैक। As the railway tracks spread through India, a larger and larger number of trees were felled. जैसे जैसे ट्रैक बढ़े वैसे वैसे पेड़ कटे। As early as 1850s, in the Madras Presidency alone, 35,000 trees were being cut annually for slippers. और मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850s में 35,000 ट्री कट गए हैं मात्र एक साल में, ठीक है, स्लीपर्स के लिए। The government gave out contract to individual to supply the required quantities. अब गवर्नमेंट क्या करती थी? कॉन्ट्रैक्ट दे देती थी, ठीक है, और लोगों को ठेके पर कि आप जाओ जंगल को काटो और हमें जो ट्रीज चाहिए हमें दो। अब ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करते थे? दीज कॉन्ट्रैक्टर्स बिगेन कटिंग ट्रीज इनडिस्क्रिमिनेटली। और उनको बस क्या था, अंधाधुन वो पेड़ काट रहे हैं, बस जो दिखे काट दो। फॉरेस्ट अराउंड द रेलवे ट्रैक्स फास्ट स्टार्टेड डिसअपियरिंग। और जैसे जैसे क्या है, रेलवे ट्रैक बन रहे हैं उसी के साथ आसपास के सारे फॉरेस्ट क्या है, वो खत्म होते जा रहे हैं, वो दिखने बंद होते जा रहे हैं। आपको एक फोटो दिख रहा होगा, एलिफेंट उठा रहे हैं उस टिम्बर को। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे कि एक ट्रक में लोड किया जा रहा है यहाँ पर टिम्बर को। ठीक है, यहाँ पर वुमन कैरी कर रही हैं फ्यूल वुड के लिए। नेक्स्ट, plantation. Large area of natural forest were also cleared to make way for tea, coffee and rubber plantation to meet Europe's growing need for these commodities.
अब देखिए, यूरोप में नीड है किसकी? टी की, कॉफी की और रबर की। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इंडिया में जो लार्ज एरियाज हैं उनको क्या कर दिया, साफ कर दिया, और वहां पर क्या शुरू कर दिया, इन सब की खेती। और इसी को ही क्या कहा जाता है, प्लांटेशन। The colonial government took over the forest and gave vast areas to यूरोपियन प्लांटर एट चीप रेट्स। तो उन्होंने क्या किया, जो यूरोपियन प्लांटर थे उनको सस्ते रेट पर क्या कर दिए, जमीन मुहैया करा दिए, और अब इस पर वो क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। तो वो क्या करते थे, प्लांटेशन स्टार्ट करते थे, ठीक है, किसकी, जैसे टी है, कॉफी है, रबर है, और सारे फॉरेस्ट उन्होंने क्या कर दिए, साफ कर दिए। These areas were enclosed and cleared of forest and planted with tea or coffee। तो फॉरेस्ट साफ कर दिए गए और लगा वहां पर क्या, टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन। यहाँ पर आप एक एडवर्टीजमेंट देख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर में आपके पास कभी कभार फोटो से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप एक एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं टी का, ठीक है। नेक्स्ट, द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। जो कमर्शियल फॉरेस्ट्री है वो कैसे शुरू हुई, कैसे बढ़ना शुरू हुई, ठीक है। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट द ब्रिटिश नीडेड फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू बिल्ड शिप्स एंड रेलवे। पिछले सेक्शन में हमने क्या पढ़ा कि ब्रिटिशर्स को शिप्स बनाने के लिए, रेलवेज के लिए किसकी नीड थी, फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट से रिलेटेड जितना भी मटेरियल उन्हें मिल रहा है। द ब्रिटिश वर वरीड दैट द यूज ऑफ फॉरेस्ट बाय लोकल पीपल एंड द रेकलेस फेलिंग ऑफ ट्रीज बाय ट्रेडर्स वुड डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि लोकल लोग भी वहां से बहुत सारा जो टिम्बर है वो कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, फ्यूल वुड के लिए, और ये जो ट्रेडर्स हैं वो भी जंगलों को खत्म करते जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सब खत्म हो जाए। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, सो दे डिसाइड टू इनवाइट अ जर्मन एक्सपर्ट। उन्होंने एक जर्मन एक्सपर्ट को बुलाया जिनका नाम क्या था, डिट्रिच ब्रेंडेस, फॉर एडवाइस, एंड मेड हिम द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। और उन्होंने उसे क्या बना दिया, फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, ठीक है, ताकि वो एडवाइस दे सकें कि हमें पेड़ों की कटिंग कैसे करनी है और किस तरह हम इसे मेंटेन भी कर सकते हैं। Brandes realized that a proper system had to be introduced to manage the forest and people had to be trained in the science of conservation। तो ब्रांडेस ने रियलाइज किया कि हमें एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए जिससे हम फॉरेस्ट को क्या कर सकें, मैनेज कर सकें, ठीक है, कि कैसे फॉरेस्ट बचे भी रहें और उनका यूज भी ब्रिटिशर्स अपने लिए कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या समझना जरूरी है, साइंस ऑफ कंजर्वेशन, कि हम कैसे पेड़ों को संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। दिस सिस्टम वुड नीड लीगल सेक्शन सैंक्शन। तो इसके लिए उन्हें क्या जरूरी था कि वो एक नियमबद्ध तरीके से चलें, ठीक है, क्योंकि अगर नियम नहीं बनाएंगे तो लोग अंधाधुंध क्या करेंगे, इन फॉरेस्ट का इस्तेमाल करेंगे और पेड़ पौधे कुछ भी नहीं बचेंगे। रूल्स अबाउट द यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैड टू बी फ्रेम्ड। तो क्या होना था कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर रूल्स बनाए जाने थे। फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड ग्रेजिंग हैड टू बी रिस्ट्रिक्टेड सो दैट द फॉरेस्ट कुड बी प्रिजर्व फॉर टिम्बर प्रोडक्शन। तो क्या करना था कि पेड़ों को कटने से रोकना था, और जो ग्रेजिंग है इसको भी रिस्ट्रिक्ट करना था, ठीक है, कि लोग वहां पर अपने जानवर भी ना चराएं, ठीक है। एनीबडी हु कट ट्रीज विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम हैड टू बी पनिश्ड, ठीक है। तो जो लोग ना माने और अपने ही मन से वहां पर पेड़ काटें तो उनको क्या किया जाए, पनिश किया जाए। सो ब्रांड हैज सेट अप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864। तो उन्होंने क्या सेटअप किया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। आपने देखा होगा ना, आईएफएस का एग्जाम होता है, यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, तो वो भी होता है अब, ठीक है, तो वो यही है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। एंड हेल्प फॉर्मुलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865। और उन्होंने क्या बनाया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865, इसको बनाने में हेल्प की, ठीक है, गवर्नमेंट की। द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज सेट अप एट देहरादून इन 1906। तो आपने देखा होगा इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून यही है, ठीक है, क्योंकि मैं देहरादून से ही हूँ, तो यहीं पर ही है हमारे पास। द सिस्टम दे टॉट हेयर वाज कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। और यहाँ पर ये जो चीजें सिखाई जाती थी, इसे क्या कहा जा रहा है, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, मतलब एक सही वे में फॉरेस्ट को समझा जाना, कंजर्व किया जाना। Many people now, including ecologists, feel that this system is not scientific at all।
और आज लोग जो इकोलॉजिस्ट हैं वो मानते हैं कि ये तरीका गलत था जो इन्होंने किया। वो तरीका क्या था? समझिए। In scientific forestry, natural forests which had lots of different type of trees were cut down. साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में क्या हुआ? जो नेचुरल फॉरेस्ट है उनको क्या कर दिया गया? काट दिया गया। और क्या किया गया? उसकी जगह हर जगह पर एक जैसे ही पेड़ कतार से लगा दिए गए। आपने देखा होगा ना, अगर आप कहीं पर जाते हैं सेम पेड़ों की आपको दोनों साइड लाइन दिखती है, जबकि ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अलग अलग जो डाइवर्सिटी है प्लांट की वो इससे खत्म होती है। तो दिस इज कॉल्ड अ प्लांटेशन, और इसे क्या कहा जाता है? प्लांटेशन। फॉरेस्ट ऑफिशियल सर्वे द फॉरेस्ट, estimated the area under different type of trees and made working plans for forest management। तो अब वहां पर क्या हुआ? जो फॉरेस्ट ऑफिशियल थे यहाँ के, उन्होंने सर्वे किया। वो जगह जगह जंगलों में गए, उन्होंने चीजों को पढ़ा समझा और फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए अलग अलग प्लान बना दिए। दे प्लान्ड हाउ मच ऑफ द प्लांटेशन एरिया टू कट एवरीवेयर एवरी ईयर। तो उन्होंने ये देखा कि हम हर साल कितना, क्या है, एरिया को काट सकते हैं, फॉरेस्ट एरिया को, ताकि हम वहां पर क्या कर सकें? प्लांटेशन। The area cut was then to be replanted so that it was ready to be cut again in some year। और इस तरीके से बनाया जाए कि आगे आने वाले सालों में फिर से उसे काटा जा सके, ठीक है, अगले कामों के लिए। After the Forest Act was enacted in 1865, it was amended twice, once in 1878 and then in 1927। तो पहले एक्ट हुआ 1865 में, ठीक है, इसके बाद इसे अमेंड किया गया। अमेंड करना क्या होता है? संशोधन करना। मतलब कि पहले कुछ नियम थे, अब आपको लगता है कि आपको और इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप इसमें नए नियम लगाते हैं। और साथ में आपको लगता है कि पुराने नियम काम के नहीं है, तो उन्हें आप रिमूव कर देते हैं। तो ये होता है अमेंडमेंट। The 1878 Act divided forest into three categories। और जो 1878 का एक्ट था उसने फॉरेस्ट को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक थी रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट, ये तीनों। द बेस्ट फॉरेस्ट वर कॉल्ड रिजर्व फॉरेस्ट। तो सबसे बेस्ट जो फॉरेस्ट होते थे उन्हें कहा जाता था रिजर्व फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर उन्हें बेस्ट जो टिम्बर है वो मिल जाता था। विलेजर्स could not take anything from these forest। और विलेजर्स यहाँ से कुछ भी नहीं ले सकते थे। इवन फॉर देयर ओन यूज, अपने लिए भी नहीं। फॉर हाउस बिल्डिंग और फ्यूल दे कुड टेक वुड फ्रॉम प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। तो अगर उन्हें, ठीक है, घर के निर्माण के लिए या फ्यूल के लिए अगर वुड चाहिए भी होता था, तो वो कहाँ से लिया जाता था? प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट से, ठीक है। जो रिजर्व फॉरेस्ट है वहां से कुछ भी नहीं लिया जा सकता। हाउ वर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड? जो लोगों का जीवन है वो इससे कैसे प्रभावित हुआ? तो हुआ तो है ही, क्योंकि अब उन्हें जंगलों में नहीं जाने दिया जा रहा है। तो देखिए क्या हुआ। Foresters and villagers had very different ideas of what a good forest should look like. Villagers wanted forests with a mixture of species to satisfy different needs, fuel, fodder, leaves। जो विलेजर्स हैं वो चाहते हैं कि जंगल इस प्रकार हो कि वहां पर डिफरेंट डिफरेंट क्या हो, वेराइटीज हो। फॉर एग्जाम्पल वहां उनको फ्यूल भी मिल पाएगा, फॉडर भी मिल पाएगा और लीव्स भी मिल पाएंगी, जो उनके अलग अलग काम में यूज हो जाती हैं। जबकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो क्या चाहता है? वांटेड ट्रीज विच वर सुटेबल फॉर बिल्डिंग, शिप और रेलवेज। तो उन्हें तो लोकल लोगों से कोई मतलब नहीं है। वो ये चाहते हैं कि रेलवे के स्लीपर्स के लिए हमें चीजें मिल जाएं, शिप्स के लिए हमें चीजें मिले। दे नीडेड ट्रीज दैट कुड प्रोवाइड हार्डवुड। उन्हें केवल चाहिए एक मजबूत लकड़ी जो टॉल हो, स्ट्रेट हो। So particular species like teak and sal were promoted and other were cut। तो उन्होंने क्या किया? जो फॉरेस्टर्स हैं उन्होंने कट कर दिया बाकी ट्रीज को और ज्यादातर लगाए टीक और साल, क्योंकि वो क्या होते हैं? बहुत टॉल और स्ट्रेट होते हैं। इन फॉरेस्ट एरियाज पीपल यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट, रूट्स, लीव्स, फ्रूट एंड ट्यूबर्स फॉर मैनी थिंग्स। जबकि जो फॉरेस्ट एरियाज में जो लोग होते हैं वो जड़ों का, पत्तियों का, फलों का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग चीजों के लिए। फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स आर न्यूट्रिशियस टू ईट। जो कंद होते हैं, फल होते हैं, वो क्या होते हैं? उनमें न्यूट्रिशन होता है जो शरीर के लिए उपयोगी है। स्पेशली ड्यूरिंग द मॉनसून बिफोर द हार्वेस्ट हैज कम इन। और वो तब और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब उनके पास अनाज नहीं होता, ठीक है। हर्ब्स आर यूज फॉर मेडिसिन। जो हर्ब्स होती हैं वो यूज हो जाती हैं मेडिसिन के लिए।
वुड हो जाता है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के लिए, ठीक है, लाइक जैसे प्लो बनाने हो, ठीक है, जैसे हल बनाना है ना आपको। बैम्बू से आप क्या बना सकते हैं, फेंसेस बना सकते हैं। एंड इज ऑल्सो यूज टू मेक बास्केट एंड अम्ब्रेलाज, तो आपने देखी होंगी बास्केट्स बैम्बू की मार्केट में, है ना, अम्ब्रेला बनाए जाते थे। अ ड्राइड स्कूप्ड आउट गॉड कैन बी यूज्ड एज अ पोर्टेबल वाटर बॉटल, ठीक है। और इसमें जो सूखे हैं, ठीक है, गॉड, उनसे क्या बनाया जा सकता है, उनसे बनाया जा सकता है वाटर बॉटल। आपने देखा होगा, अगर आप मैन वर्सेस वाइल्ड या अदर चीजें देखते हैं तो वहां पर भी आपने देखा होगा, जो आदिवासी होते हैं उनके पास भी ऐसी बनी हुई होती है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द फॉरेस्ट। लीव्स कैन बी स्टिच्ड टुगेदर टू मेक डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड कप्स। द सियादी बोही बोहीनिया वेबली। तो आप देखिए, फॉरेस्ट की चीजों से बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसे डिस्पोजेबल प्लेट बन सकती हैं, कप बन सकती हैं, ठीक है। क्रीपर कैन बी यूज टू मेक रोप्स, रस्सियां बनाई जा सकती हैं। एंड द थॉर्नी बार ऑफ द सिल्क कॉटन ट्री इज यूज टू ग्रेट वेजिटेबल्स, ऑयल फॉर कुकिंग एंड टू लाइट लैम्प्स कैन बी प्रेस्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द महुआ ट्री। तो आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब ले सकते हैं, कहाँ से, फॉरेस्ट से। और जो वहां पर जो फॉरेस्ट में विलेजर्स रहते थे वो यही सब चाहते थे, जबकि अदर साइड आप देखेंगे फॉरेस्टर्स को ये कोई भी चीज नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, द फॉरेस्ट एक्ट मीन severe hardship for villagers across the country. After the act, all their everyday practices, cutting wood for their houses, grazing their cattle, collecting fruits and roots, hunting and fishing became illegal. अब वहां पर जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने क्या किया, जो डेली की गतिविधियां होती थी फार्मर्स की, या जो अदर लोग हैं फॉरेस्ट में रहते हैं, विलेजर्स हैं, जैसे कि वो अपने जानवरों को लाते थे चराने के लिए, वो अब मना हो गया। लकड़ियाँ कलेक्ट करते थे, वो मना हो गया। फ्रूट्स वो कलेक्ट नहीं कर सकते, रूट कलेक्ट नहीं कर सकते, हंटिंग नहीं कर सकते, आसपास फिशिंग नहीं कर सकते। पीपल वर नाउ फोर्स टू स्टील वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, एंड इफ दे वर कॉट, दे वर एट द मर्सी ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड, हु वुड टेक ब्राइब फ्रॉम देम। और अब क्या होने लगा कि लोग चोरी छिपे वहां से लकड़ियां ले जाने लगे। बट इसकी वजह से क्या हुआ, वे पकड़े जाते, और जो फॉरेस्ट गार्ड होते वो उनसे क्या लेते, रिश्वत लेते उन्हें छोड़ने के लिए। वुमेन हु कलेक्टेड फ्यूल वुड वर स्पेशली वरिड। और अब जो महिलाएं हैं उन्हें चिंता होने लगी, क्योंकि अब वो फ्यूल वुड कलेक्ट नहीं कर सकती थी। इट वॉज ऑल्सो कॉमन फॉर पुलिस कांस्टेबल एंड फॉरेस्ट गार्ड टू हैरास पीपल बाय डिमांडिंग फ्री फूड फ्रॉम देम। और अब क्या हो गया था, जो पुलिस कांस्टेबल हैं वो उन्हें हरास कर रहे थे, क्यों, क्योंकि अगर वो जंगल आते और जंगल से कोई भी सामान ले जाते तो इसके बदले में वो उनसे रिश्वत लेते और उनसे फ्री में फूड की डिमांड करते, और अपना क्या करते, उनको एक तरीके से लूटते, है ना। नेक्स्ट, हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन। फॉरेस्ट के जो रूल्स थे उसने कैसे अफेक्ट किया कल्टीवेशन को। One of the major impact of European colonialism was on the practice of shifting cultivation और Sweden agriculture। तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पहले से ही आप एक कल्टीवेशन देखेंगे, वो होता था शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, कि जिसमें क्या होता था, आप एक जगह पर क्या करते हैं, खेती करते हैं, देन वहां पर जब कटाई हो जाती है उसके बाद वहां पर आग लगा दी जाती है और फिर दूसरे एरिया में चला जाता है और फिर वहां पर खेती की जाती है। दिस इज अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन मैनी पार्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका। इट हैज मैनी लोकल नेम्स सच एज लेदिंग इन साउथ ईस्ट एशिया, मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका, चितेमिन और तावी इन अफ्रीका, एंड चेना इन श्रीलंका। इन इंडिया, दाया, पेंडा, बेवार, नेवाद, झूम, पोदू, खंदद एंड खुमरी आर सम ऑफ द लोकल टर्म्स फॉर स्वीडन एग्रीकल्चर। तो हमारे यहाँ ये जो क्या होती थी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसके अलग नाम है और दुनिया में अलग अलग नाम है जो आपने देखे। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर कट एंड बर्न इन रोटेशन। तो इसमें क्या किया जाता है, फॉरेस्ट के कुछ पार्ट को काटा जाता है और एक रोटेशन वाइज उन्हें बर्न किया जाता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। सीड्स आर सोन इन द एशेज आफ्टर द फर्स्ट मानसून रेन्स, ठीक है, पहली जो मानसून रेन है उसमें क्या कर दिया जाता है, सीड को बो दिया जाता है, ठीक है।
रात के साथ ही, एंड द क्रॉप इज हार्वेस्टेड बाय अक्टूबर नवंबर। ठीक है। उसके बाद सच प्लॉट्स आर कल्टिवेटेड फॉर अ कपल ऑफ इयर्स एंड देन लेफ्ट फैलो फॉर 12 to 18 years फॉर द फॉरेस्ट टू ग्रो बैक। क्या किया जाता है, एक बार जब खेती कर ली जाती है उसके बाद उस जगह को छोड़ दिया जाता है 12 से 18 साल तक। क्यों? क्योंकि फिर वहां पर फिर से फॉरेस्ट ग्रो होता है। अ मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स इज ग्रोन ऑन दीज प्लॉट्स, और इन प्लॉट्स पर फिर क्या किया जाता है, साथ ही साथ जो मिक्स क्रॉप है वो उगाई जाती हैं। In Central India and Africa, it could be millets. In Brazil, manioc, and in other part of Latin America, maize and beans. तो अलग-अलग देशों में वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो उस चीज की खेती करते थे। ठीक है। नेक्स्ट, यूरोपियन फॉरेस्टर रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट। लेकिन जो यूरोपियन फॉरेस्टर्स थे वो मानते थे कि ये प्रैक्टिस क्या है, हार्मफुल है, किसके लिए, जंगलों के लिए। दे फेल्ट दैट लैंड विच वाज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन एवरी फ्यू इयर्स कुड नॉट ग्रो ट्रीज फॉर रेलवे टिम्बर। और वो ये देख रहे थे कि जिस जमीन को यूज किया जा रहा है कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, वह कुछ साल बाद वहां पर क्या है, रेलवे के लिए टिम्बर नहीं मिल पा रहा है। व्हेन अ फॉरेस्ट वाज बर्न, जब एक जंगल को जला दिया जा रहा है, देयर वाज द एडेड डेंजर ऑफ द फ्लेम स्प्रेडिंग एंड बर्निंग वैल्यूएबल टिम्बर। तो उन्हें हमेशा लगता था कि जब जंगलों को जलाया जा रहा है तो कहीं आग की लपटें दूर तक ना फैलें, और उसकी वजह से जो बचा कुचा टिम्बर भी है जो उनको चाहिए, वो सब भी क्या ना हो जाए, जल ना जाए। ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रही है जंगल की आग, और आपने देखा होगा आज बहुत जंगलों को जलते हुए हर साल ऐसी सूचनाएं मिलती हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑल्सो मेड इट हार्डर फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्सेस। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से क्या होता था, जैसे कभी वो यहाँ खेती करते थे, फिर वो यहाँ जाते थे, तो इससे गवर्नमेंट को टैक्स कैलकुलेट करने में बड़ी दिक्कत होती थी। Therefore, the government decided to ban shifting cultivation. तो उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि हम जो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसको क्या कर देंगे, बैन। As a result, many communities were forcibly displaced from their homes in the forest. तो यहाँ पर क्या कर दिया, कई कम्युनिटीज को वहां से हटा दिया गया। ठीक है। सम हैड टू चेंज ऑक्यूपेशन while some resisted through large and small rebellions. तो कई लोगों को तो इसकी वजह से अपना ऑक्यूपेशन छोड़ना पड़ा, क्योंकि अब वो ये सब नहीं कर सकते। और कुछ लोगों ने क्या किया, रेजिस्ट किया, उन्होंने हार नहीं मानी और वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। ठीक है। जो आपने पिछले क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। ठीक है। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उस समय भी आपने ये चीजें पढ़ी होंगी। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, हु कुड हंट। ये हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। ठीक है। और अगले पार्ट में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, चीज़ें समझ आई हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।